नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत रत्न के बारे में जानेंगे। भारत रत्न 2024 के बारे में। सबसे पहली बात तो विजेता कौन कौन से लोग रहे हैं। तो सब अब की बार 5 लोग विजेता रहे हैं और 5 लोगों में एक नाम कर्पूरी ठाकुर का है, एक नाम चौधरी चरण सिंह का है और एक नाम पीवी नरसिम्हा राव जी का है और एक नाम लाल कृष्ण आडवाणी का है और एक नाम MS स्वामीनाथन का है। इसमें M का मतलब होता है मान कोम्बू और यस का मतलब होता है संबा शिवम। संबा शिवम इस तरह लिखा जाएगा, संबा शिवम स्वामीनाथन। इस MS स्वामीनाथन का फुल फॉर्म है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस बार 5 लोगों को दिया गया है। 1999 में 4 लोगों को दिया गया था, ये भी बात ध्यान रखना है। इसके अलावा किसी भी सन में 3 लोगों से ज्यादा लोगों को नहीं दिया गया था, कभी नहीं दिया गया था। ठीक है, तो एक बार 1999 में 4 लोगों को दिया गया था और इस बार 5 लोगों को दे दिया गया है। तो अब तक का सबसे ज्यादा लोग, अब तक जितने लोग पाते थे उसमें सबसे ज्यादा लोग 2024 में पाए हैं, वो 5 लोगों को मिला है और 5 लोगों का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद हमें समझना है कि ये जो कर्पूरी ठाकुर हैं, ये कर्पूरी ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले थे। इसमें एक बात और समझना है, लाल कृष्ण आडवाणी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवित व्यक्ति हैं जिनको मिला है, बाकी 4 के चारों लोगों को मरणोपरांत मिला है। और यहाँ तक कि ये भी ध्यान रखना है कि ये जो MS स्वामीनाथन है, इनकी मृत्यु तो 2023 में ही हुई थी। 2023 में सितंबर में इनकी मृत्यु हुई थी, सितंबर का महीना था 2023 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए ये करंट अफेयर का ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी एक बात को समझना है, ये 5 के 5 लोगों में से ये लाल कृष्ण आडवाणी ही केवल जीवित है। इनके अलावा कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन सबकी मृत्यु हो चुकी है, यानी कि मरणोपरांत सभी को मिला है ये अवार्ड। ठीक है, अब इसमें एक बात आती है कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। कर्पूरी ठाकुर कौन थे? ये बिहार के 2 बार CM रह चुके हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि 2 बार CM रह चुके हैं ये बिहार के। और एक बात को ध्यान रखना है कि एक बार ये उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, या फिर आप कह सकते हैं डिप्टी CM, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, या आप कह सकते हैं डिप्टी CM इनको। ठीक है, इसके बाद हमें समझना है कि चौधरी चरण सिंह के बारे में। चौधरी चरण सिंह एक किसान राजनेता थे, अपने उत्तर प्रदेश से थे, मेरठ के रहने वाले थे। तो चौधरी चरण सिंह जो हैं, ये इनके बारे में ये जानना बड़ा जरूरी है कि चौधरी चरण सिंह किसानों के राजनेता थे। ठीक है, किसान राजनेता थे, ये बात जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए इनके जन्मदिन पर हम लोग किसान दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो राजनेता, किसान राजनेता थे। और दूसरी बात ये भी समझना है कि ये भी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो एक तो ये किसान राजनेता थे, एक तो ये प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो ये एक बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं इंडिया के। सबसे पहली बात तो ये कब प्रधानमंत्री थे, ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो ये 28 जुलाई को बने थे। 28 जुलाई 1979 को बने थे। 28 जुलाई 1979 से लेकर के इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 तक रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक रहा। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बता दे रहा हूं आपको। 14 दूनी 28 होता है, 28 पहले आया है और 14 बाद में आया है। ठीक है, 5.5 महीने ही लगभग 5.5 महीने का कार्यकाल इनका रहा है। ठीक है, इसके बाद एक बात ये भी समझना है कि ये उत्तर प्रदेश के 2 बार CM बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 2 बार CM बन चुके हैं, ये बात ध्यान रखना है। 2 बार CM कितनी बार बन चुके हैं? 2 बार बन चुके हैं। एक तो 1967 ईस्वी में बने थे और एक 1970 ईस्वी में बने थे। तो ये 2 बार उत्तर प्रदेश के CM भी बन चुके हैं। ठीक है,
इसके बाद हमें एक बात को ध्यान रखना है इसमें कि ये जो प्रधानमंत्री थे, पहली बात तो ये 5वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं, ये अपने इंडिया में 5वें व्यक्ति प्रधानमंत्री रहे हैं। ये ध्यान रखने की बात है, बहुत महत्वपूर्ण है कि 5वें प्रधानमंत्री थे। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि अपने उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले थे, ये बात तो मैंने बताई दी आपको। दूसरी बात ये बता रहा हूं, अपने उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 हैं, उनमें से एक इन्हीं के नाम पर है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, अमौसी में इन्हीं के नाम से उस एयरपोर्ट का नाम है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद हम लोग चलेंगे पीवी नरसिम्हा राव पर। पीवी नरसिम्हा राव, यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि पीवी नरसिम्हा राव के बारे में अब हम लोग जानने जा रहे हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव जो रहे हैं, ये पहली बात तो एक बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं इंडिया के, और जो प्रधानमंत्री बने थे ये 1991 में बने थे और इनका कार्यकाल 1996 तक चला था। और ये भी ध्यान रखना है कि 1992 इसी बीच में आता है, 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। इन्हीं के शासनकाल में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, जो अयोध्या का एक चर्चित केस रहा है बाबरी मस्जिद। और उसके बाद फिर वहां पे तो राम मंदिर बन गया है ना। तो उस बात को हमें ध्यान रखना है कि बाबरी मस्जिद उसी समय पर गिराई गई थी 1992 में। उस समय इंडिया के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे 1991 से लेकर के 1996 तक। दूसरी बात, इनके शासनकाल में आर्थिक उदारीकरण को लागू किया गया था, यह भी हमें ध्यान रखना है। आर्थिक उदारीकरण को लागू किया गया था, आर्थिक उदारीकरण को लागू किया गया था, आर्थिक उदारीकरण को लागू किया गया था। ठीक है, आर्थिक उदारीकरण को लागू किया गया था, ये बात को हमें ध्यान रखना है, आर्थिक उदारीकरण को लागू किया गया था। और इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है, इन्हें भारतीय आर्थिक सुधार का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें भारतीय आर्थिक सुधार का जनक भी कहा जाता है। ये इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इनको जरूर ध्यान में रखना है हमें। तो इसके बाद हम लोगों को जानना है लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में। लाल कृष्ण आडवाणी लोकसभा यानी कि निचला सदन जो है, संसद का निचला सदन, संसद के 3 अंग हैं, ये जानना जरूरी है। संसद के 3 अंग हैं, एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। उनमें अगर पूछा जाए सदन कितने हैं, तो सदन 2 ही है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निचली सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। ठीक है, तो इसमें एक बात को समझना है कि ये लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, और ये लोकसभा जो निचली सदन है इसके 5 बार सदस्य रह चुके हैं। कितनी बार? 5 बार सदस्य रह चुके हैं। और राज्यसभा के सदस्य कितनी बार रह चुके हैं? तो राज्यसभा के सदस्य 4 बार रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखने की बात है। ये कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, यहाँ ये बात ध्यान रखने की है, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं कब से कब तक? तो 1977 से लेकर के 1979 तक, 1977 से लेकर के 1979 तक ये कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये गृह मंत्री भी रह चुके हैं। और ये गृह मंत्री कब थे? ये गृह मंत्री थे 1999 से लेकर के 2004 तक। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उसमें ये गृह मंत्री भी थे। ये बात को हमें नोट करके रखना चाहिए। और इसके बाद हमें समझना है पद्म विभूषण अवार्ड भी इनको 2015 में मिला है। पद्म विभूषण अवार्ड 2015 में मिला है इनको। एक बात हमें समझना है कि पद्म विभूषण अवार्ड दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, पहले नंबर का कौन सा है? भारत रत्न। दूसरे नंबर का कौन सा है? पद्म विभूषण। ठीक है, इसके बाद हमें समझना है कि 1992 में यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये जो कार्य है राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया था, ये 1992 में किया था। 1992 में आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कि पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 1992 में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, और उसी जगह पर मंदिर बनाने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए इन्होंने राम मंदिर आंदोलन चलाया था। एक रथ यात्रा भी की थी 1992 में, और वो रथ यात्रा जब बिहार पहुंची थी तो लालू
लालू यादव जी ने उन्हें जेल में भी बंद करवा दिया था, है ना। तो इसके बाद हम लोग आएंगे एमएस स्वामीनाथन पर। एमएस स्वामीनाथन का नाम आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, मान कोम्बू संबाशिवम स्वामीनाथन है, और इनकी मृत्यु हो गई थी सितंबर के महीने में, सितंबर में, और सितंबर 2023 में, ठीक है। इसके बाद इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे एमएस स्वामीनाथन जी के बारे में, ठीक है। एमएस स्वामीनाथन जी के बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात तो ये कृषि वैज्ञानिक थे। पहली बात तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये कृषि वैज्ञानिक थे, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है। और हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से होता है, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन से होता है और हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा क्यों जाता है। हरित क्रांति का जनक जो इन्हें बोला जाता है, उसके पीछे एक कारण है, उच्च उत्पादकता वाले गेहूं कि एक किस्म का आविष्कार इन्होंने किया था 1966 ईस्वी में। और ये गेहूं का जो आविष्कार किया गया था, यहाँ पर पंजाब से गेहूं लिया गया, एक गेहूं लिया गया पंजाब से, और इन्होंने लिया था एक गेहूं पंजाब से, और एक गेहूं लिया मैक्सिको से। मैक्सिको एक देश है, पंजाब एक राज्य है इंडिया का, और मैक्सिको एक देश है। मैक्सिको चांदी के लिए खास करके जाना जाता है कि सबसे ज्यादा चांदी पूरी दुनिया में मैक्सिको में पाया जाता है। मैक्सिको से गेहूं लिया गया और पंजाब का गेहूं लिया गया, दोनों के बीच संकर करवाया गया, और इस संकर में बना जो गेहूं बना, वो से उच्च उत्पादकता वाली गेहूं, उसी को मतलब उच्च उत्पादकता के लिए यूज किया गया, और उसका फायदा ये मिला कि इंडिया में गेहूं काफी अच्छी मात्रा में उत्पादन होने लगा गेहूं का, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रयास था, और इस प्रयास के लिए मैं खास करके मेरी टीम जो भी है अपनी तरफ से एमएस स्वामीनाथन को सल्यूट करते हैं इसके लिए, ठीक है। हमारे देश के इतने बेहतरीन वैज्ञानिक, इतना बेहतरीन काम, ये बहुत बड़ा काम था कि पूरे देश की भूख मिटाने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति थे, वरना हालत देश की बहुत खराब थी 1966 में अगर देखा जाए तो। और उस समय हरित क्रांति का आना ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसे टाइम पर इन्होंने उच्च उत्पादकता वाले गेहूं को बनाया, मतलब 1966 में पंजाब और मैक्सिको के गेहूं को लेकर के संकर करवा के, ठीक है। इसके बाद समझना है कि इनको कई पुरस्कार मिले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार रहे हैं। पद्म पुरस्कार जो मिले हैं वो कब कब मिले हैं ये समझना है। एक तो पद्म श्री इनको मिला है, ठीक है। एक तो पद्म श्री इनको मिला है, और पद्म श्री जो मिला है इनको वो कब मिला है। सबसे पहली बात तो 1967 ईस्वी में इनको पद्म श्री मिला है, 1967 ईस्वी में इनको पद्म श्री मिला है, और पद्म भूषण मिला है 1971 ईस्वी में, ये पद्म भूषण है। और पद्म विभूषण मिला है इनको 1989 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण मिला है। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो टॉप के पूरे भारत देश में टॉप के 4 जो सबसे ऊपर के शीर्ष 4 सबसे बड़े नागरिक सम्मान हैं, वो कौन कौन से हैं। एक भारत रत्न है, दूसरे नंबर पे आता है, उससे छोटा जो दूसरे नंबर पे है वो पद्म विभूषण, विभूषण में ज्यादा अक्षर हैं, यही दूसरे नंबर पे आता है। उसका तीसरे नंबर पे पद्म भूषण आता है, इसमें देखो थोड़ा एक अक्षर कम हुआ, ये तीसरे नंबर पे आता है। और इसमें कई अक्षर कम हो गए, ये सबसे छोटा है, केवल श्री है, ये चौथे स्थान पर आता है। ये वरीयता क्रम है, ये वरीयता क्रम कई बार पेपर में पूछा गया है और फिर पूछा जा सकता है आपसे। तो सबसे बड़ा पुरस्कार जो है, नागरिक सम्मान जो है भारत का, वो भारत रत्न है, वो भी इनको मिला है। उसके बाद दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण है, ये भी इनको मिला है 1989 में। और उसके बाद पद्म भूषण है 1971 में, ये भी इनको मिला है। और पद्म श्री भी इनको मिला है। ये काफी, ये 4 के चारों पुरस्कार जीत चुके हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। इसके अलावा इनको इंटरनेशनल लेवल के कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। जैसे रेमन मैगसेसे अवार्ड, रेमन मैगसेसे अवार्ड इनको दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये समझना है, रेमन मैगसेसे
अवार्ड इनको दिया गया है। और ये दिया गया था रेमन मैग्सेसे, जो दिया गया था ये 1971 ईस्वी में दिया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है समझना कि रेमन मैग्सेसे एशिया का, पूरे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। और फिलीपींस की जो राजधानी है वो मनीला है, और वहां की मुद्रा अगर आपसे पूछा जाए तो वहां की मुद्रा पेसो है। इसके बाद इनको एक अवार्ड दिया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार। विश्व विज्ञान पुरस्कार। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार जो दिया गया था ये 1986 में इनको दिया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। अगला पुरस्कार जो दिया गया है इनको, वो पुरस्कार जो दिया गया है वो प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार, उसको यहां मैं लिख दे रहा हूं, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार, ये जो पुरस्कार दिया गया था प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार, ये 1987 में दिया गया था। महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा ये। ठीक है, इसके बाद हमें समझना है कि ये जो रेमन मैग्सेसे वगैरह हो गया, इसके बाद एक अवार्ड देखना है हमें जो कि यूनेप के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? यूनेप के द्वारा दिया गया था, UNEP है ना, यूनेप के द्वारा दिया गया था। ये पर्यावरण पुरस्कार होता है ना। तो इसका नाम है सासाकावा पर्यावरण पुरस्कार। पर्यावरण पुरस्कार ये किसने दिया था, ये समझना बड़ा जरूरी है कि पर्यावरण पुरस्कार ये दिया किसने? ये दिया है यूनेप के द्वारा दिया गया है। और यूनेप के द्वारा इसको कब दिया गया है ये भी ध्यान रखना है, तो 1994 में दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है कि ये अवार्ड जो दिया गया है ये 1994 में दिया गया है। इसके बाद हम लोग अगले पुरस्कार पर चलेंगे। अब इसके बाद जो हमें समझना है कि इनको 1999 में कब दिया गया, एक अवार्ड और दिया गया 1999 में। और ये अवार्ड जो दिया गया है ना, ये यूनेस्को के द्वारा दिया गया है, UNESCO। यहां पे लिख दे रहा हूं थोड़ा मैं इधर, UNESCO, यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इस अवार्ड का जो नाम है वो नाम है गांधी स्वर्ण पदक। गांधी स्वर्ण पदक ये अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, गांधी स्वर्ण पदक। तो जो गांधी स्वर्ण पदक दिया गया है, गांधी, ये हमारे देश के राष्ट्रपिता जो गांधी हैं उन्हीं के नाम से दिया जाता है, गांधी स्वर्ण पदक। ठीक है, गांधी स्वर्ण पदक। गांधी स्वर्ण पदक इनको यूनेस्को के द्वारा दिया गया था, और यूनेस्को ने इनको कब दिया था? 1999 में दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। सबसे पहली बात तो ये समझना है, अब हमें कुछ भारत रत्न के बारे में जान लेना है कि भारत रत्न होता क्या है। ये तो 2024 के बारे में मैं बता रहा था, अब हमें भारत रत्न के बारे में जान लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो भारत रत्न की जो स्थापना हुई थी ना, इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और एक बात को समझना है, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि प्रथम बार या पहली बार किसको दिया गया था। ठीक है, प्रथम बार किसको दिया गया था, तो एक बात को हमें ध्यान रखना, इसी 1954 में ही पहली बार में ही 3 लोगों को दिया गया था एक साथ। ये बात को ध्यान रखना है, एक साथ 3 लोगों को दिया गया था। एक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, राधाकृष्णन। और दूसरे थे सी राजगोपालाचारी, और सी राजगोपालाचारी में जो सी है गोपालाचारी, इसमें जो सी है इसका मतलब होता है चक्रवर्ती। ठीक है, इसके बाद हमें समझना है, एक वैज्ञानिक भी थे इंडिया के, CB रमन, जिनको दिया गया था, उनका नाम है CB रमन। अब एक बात और हमें समझना है कि जो इसमें दिया क्या जाता है, क्या प्रदान किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्हें प्रदान क्या किया जाता है।
ठीक है। तो इन्हें प्रदान तो बहुत सारी चीजें की जाती हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि रुपए के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाता। रुपया कितना दिया जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कुछ भी नहीं दिया जाता, यानी कि शून्य दिया जाता है, शून्य रुपए, एक भी रुपए नहीं, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, अमूल्य निधि है। अमूल्य का मतलब किसी प्रकार का मूल्य इसकी तुलना इससे नहीं है ना। तो इसमें रुपया नहीं दिया जाता, और ये क्वेश्चन पेपर में खूब पूछा जाता है कि भारत रत्न में कितने रुपए दिए जाते हैं, तो एक भी रुपया नहीं दिया जाता, ठीक है। सुख सुविधाएं बहुत दी जाती हैं, सुविधाएं बहुत दी जाती है, लेकिन एक बात को ध्यान रखना है कि रुपया, धनराशि बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, ये नोट करने वाली बात है। और एक बात को समझना है, एक पदक दिया जाता है, पदक, ये जो पदक दिया जाता है ना, ये पीपल के पत्ते के आकार का होता है, पीपल के पत्ते के आकार का होता है, ये भी ध्यान रखना है, पीपल के पत्ते के आकार का होता है, पीपल के पत्ते के आकार का होता है जो पदक इसमें दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज दी जाती है इसमें, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, और ये प्रमाण पत्र इस पर राष्ट्रपति का साइन होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का साइन होता है। जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, ठीक है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके अलावा कई सुविधाएं ऐसी हैं, जैसे ये इनको कभी किसी भी मामले में टैक्स नहीं देना पड़ता, ये बात हमें ध्यान रखना है। इनके ऊपर कोई इनकम टैक्स वगैरह नहीं लगती है, मतलब कि कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। किसी भी संसद के किसी भी बैठक में बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, किसी भी सत्र में भाग ले सकते हैं। और इनका वरीयता क्रम अगर देखा जाए ना, वरीयता क्रम इनका 7 का होता है, कई जगहों पर 7वां लिखा रहता है, लेकिन 7 का होता है इनका वरीयता क्रम। समझने की बात यह है ना कि जो वरीयता क्रम है, वरीयता क्रम उसको समझना है। वरीयता क्रम में हिंदुस्तान में नंबर 1 पे कौन आता है, तो नंबर 1 पे आता है राष्ट्रपति, मतलब कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अधिकारी कौन आएगा, राष्ट्रपति सबसे ऊपर। वरीयता क्रम में बता रहा हूं मैं, ये वरीयता क्रम बहुत कई बार पूछा जाता है। दूसरे स्थान पर आता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है ये दूसरे स्थान पर आता है। और तीसरे स्थान पर आता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। और चौथे स्थान पर जो आता है ना, चौथे स्थान पर रिटायर्ड जो ये राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति जो रिटायर्ड होते हैं, सॉरी चौथे पे नहीं, चौथे पे आएगा राज्यपाल, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं वो चौथे पर आते हैं। राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, राज्यपाल ये चौथे पर आते हैं। और 5वें पर जो आते हैं ना, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, और इसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, इसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति, इसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति, मतलब कि राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो पहले स्थान पर आता है, टॉप पे। और अगर वो मतलब उसका पद की अवधि समाप्त हो गई हो, मतलब भूतपूर्व राष्ट्रपति हो, तो उसका भी स्थान आप देखो। ये देखने की चीज है और ये समझने की चीज है कि अगर कोई एक बार राष्ट्रपति बन गया तो राष्ट्रपति जब है तब तो सर्वोच्च अधिकारी है, इंडिया का प्रथम नागरिक है। और अगर वो मतलब हट भी गया उस पद से तो 5वें नंबर पे तब भी उसका स्थान आता है ना। तो ये बात को हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद हमें समझना है कि जो 7 का है, इस पर आता है भारत रत्न प्राप्त जो व्यक्ति होता है उसका वरीयता आता है, ठीक है। कई जगहों पर 7 ही लिखा रहता है, लेकिन 7 गलत है, 7 का होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ इसके बाद हमें समझना है कि कितने क्षेत्रों में ये दिया जाता है। सबसे पहली बात तो ये समझना है कि किन किन क्षेत्रों में ये दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है। तो हमें यहाँ पर किन क्षेत्रों में ये अवार्ड दिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि किन क्षेत्रों में। अभी इस समय तो 5 क्षेत्रों में दिया जाने लग गया है ना। पहले क्या होता था, ये सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक सेवा एक क्षेत्र ये है,
और एक क्षेत्र है विज्ञान, और एक क्षेत्र है तीसरा साहित्य, और एक क्षेत्र है साहित्य के अलावा एक क्षेत्र है कला, और एक क्षेत्र है खेल। अब इसमें एक बात को समझना है, खेल जो है ना, खेल के लोग पहले नहीं आते थे इसमें हुआ क्या है कि ये 2014 में जोड़ा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 2014 में पहली बार हिंदुस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उनके पूरी जिंदगी के क्रिकेट में जो योगदान है बहुत ही बेहतरीन और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से उन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में काफी रोशन किया है। इसलिए उनकी वजह से खेल जगत को भी शामिल किया गया और पहली बार सचिन तेंदुलकर को 2014 में ये अवार्ड दिया गया। सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। और एक चीज समझना है, सचिन तेंदुलकर के अलावा सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। सचिन तेंदुलकर के बारे में दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो पहले खिलाड़ी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, दूसरा सबसे कम उम्र के विजेता हैं, यानी कि सबसे युवा विजेता आप कह सकते हैं। सबसे युवा विजेता भारत रत्न के सचिन तेंदुलकर ही हैं। ठीक है, इसके बाद में तो हमें एक बात को समझना है कि अब तक कुल मिलाकर के ये जो भारत रत्न है ये कितने लोगों को दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अब तक इस बार के जो 5 लोगों को दिया गया है, उन सभी लोगों को मिलाकर के 53 लोगों को आज तक दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितने लोगों को भारत रत्न मिला है, तो कुल 53 लोगों को मिला है। दूसरी बात ये सबसे महत्वपूर्ण जो है कि पहली बार मरणोपरांत किसको दिया गया था। पहली बार मरणोपरांत किसको दिया गया था। पहले तो यही जान लेना सबसे जरूरी है कि मरणोपरांत देने के लिए जो मूल कानून बनाया गया था ना, उसमें मूल कानून में या मूल प्रावधान में ये था ही नहीं कि कभी भी भारत रत्न मरणोपरांत दिया जाएगा। मरणोपरांत देने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 1966 में प्रावधान में चेंज किया गया। 1966 में प्रावधान में चेंज किया गया। प्रावधान में बदलाव किया गया। 1966 में बदलाव किया गया प्रावधान में। और उसके बाद हमें समझना है कि सबसे पहली बार जो दिया गया वो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री को, जो भारत के दूसरे व्यक्ति प्रधानमंत्री रहे हैं, है ना। पहले कौन थे? पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उनके निधन के बाद कुछ दिन तक कार्यवाहक के तौर पर गुलजारी लाल नंदा थे और उसके बाद फिर जो प्रधानमंत्री बने थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी ही बने थे। और इनका निधन हो गया था ताशकंद समझौते के समय पर 1965 में, जो कि ताशकंद समझौता हो रहा था। उसके बाद उज्बेकिस्तान से उनकी मृत्यु के बाद उनकी लाश ही आई थी वहां से। तो उसके बाद भारत रत्न इनको दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में प्रावधान करके। ठीक है, तो सबसे पहले मरणोपरांत हम लोग जान गए कि लाल बहादुर शास्त्री जी को ही दिया गया है। अब इसके बाद एक बात और समझना है कि मेरे ख्याल से जितना भी पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे, जो भी पेपर आपके सामने आएगा, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो आरओ का हो, चाहे वो एसएससी का हो, कोई भी पेपर, यूपी पुलिस का हो, यूपीएसआई का हो, मुझे ऐसा लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आप चाहें तो इसका नोट्स बना ले, बहुत अच्छा नोट्स बनेगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को बंद कर रहा हूं दोस्तों। धन्यवाद।